89 में कोलकाता गया। मैं अपना थोड़ा सा स्टेटस बताता हूं उस समय का। यही एन बिलोचन, काला कलूटा दुबला पतला एन बिलोचन, एक छोटा सा मिट्टी का कमरा में किराए पर लिया घर, उसमें रहना शुरू किया। खोली से भी बदतर था वो। और उस एक कमरे के घर के आगे एक गंदा सा आंगन, मिट्टी का कच्चा आंगन जिसके चारों तरफ गंदे नाले बहते, और उस आंगन के बाद एक टूटा फुट्टा पठाना घर जिसमें सही तरीके से पर्दे भी नहीं। मैंने ऐसी जिंदगी शुरू की 1984 से जनाब, समझ 1989 से। 1984 में तो नौकरी ही छोड़ी थी अपने पिताजी। 1989 से बहनों हमने ऐसा जीवन शुरू किया था। क्लास 4 नहीं, क्लास 4 से भी बदतर। दिनेश जी ने कहा था अभी कि इस हॉल में मेरे से गरीब कोई नहीं होगा। मैं अब बताता हूं कि गरीबी किसको कहते हैं। मेरा कहना है जनाब कि उस तरीके से रहने के 2 साल नहीं बिताए, पूरे 14 साल 2003 तक कलकत्ते में मैंने बिताए। और सुनो, उस झोपड़े से निकलते तो मेरी, जिसको अब हम हेमा मालिनी कहते हैं, मेरी पत्नी दूर सरकारी नल से पानी लाती। उनका भी तेरा कैरेक्टर देख लो। हाँ, दुबली पतली सांवली शरोनी हड्डी सी दिखने वाली मेरी घरवाली, पल्लू रखती माथे पर तो फटी हुई साड़ी से बाल दिखते, एक केरोसिन स्टोव, एक छोटा सा घर, उसी में खाना है, उसी में सोना है, उसी में रहना है, सब कुछ। हमारे बच्चे कागज चुनने वाले बच्चों के साथ खेलते। ध्यान से सुनना, वो बोरी में कागज चुनने वाले लोगों को देखा है कि नहीं दिखा है? ऐसे बच्चों के साथ मेरे बच्चे खेलते। श्रीमान जी, 2003 तक मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं साइकिल भी खरीद पाऊं। मैंने एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदी थी। घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर। सन 2000 तक मैं स्पष्ट रूप से घोषित हो गया कि ये सिंकिंग सी है, डूबता जहाज है, ये खत्म होने वाला है। मैं भी अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था। काश मैं रिकवरी कर पाऊं, क्योंकि मैं अपने बाप की नौकरी छोड़कर ये रिस्क लिया था। मेरे को लोग सिंपैथी नहीं दे रहे थे और मैं एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करता, 3 कदम पीछे जाता, 3 कदम पीछे होता जाता। जनाब, भाई साहब, श्रीमान, 2000 किसी तरह बीता, 2001, 2002 किसी तरह बीत गया, 2003 नहीं बीत पाया। 2003 तक आते आते मैं कंप्लीट डिफॉल्टर घोषित हो गया। जबकि झोपड़े में रह रहा था, किसी तरह खाना खा रहा था, किसी तरह पेट भर पा रहा था, उस पर भी ग्रहण लग गए। सन 2003 में वो मई जून का महीना था, मई का ही महीना था। अचानक दबंग लोग आते हैं मेरी दुकान पर, मेरे को बाहर निकाल कर अपने ताले लगा रहे थे। मेरी एक दुकान पर 10 ताले लग गए थे और मैं सेकंड भर में नीचे आ गया था। मैं मुंह लटकाता हुआ अपने उस झोपड़ी में अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, वो स्वतः सब कुछ समझ गई। उसने प्यार भरे हाथ मेरे कंधे पर रखे थे, सब कुछ जान चुकी थी, समझ चुकी थी। उन्होंने कहा, आप टेंशन मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो भविष्य जानने वाली महिला नहीं थी। उसने मेरे हालात देखकर ये समझा था, क्योंकि अगर अभी इनको कुछ सपोर्ट ना दिया गया तो शायद ये गलत डिसीजन ले सकते। मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति, मेरे स्वाभिमान, मेरे अरमान, मेरी सारी जमीन सब खत्म हो चुकी थी। 10-12 दिन मैंने अपने जीवन के घने काले दिन बिताए थे कलकत्ते में। मैं सुबह निकलता और मीलों की दूरी पैदल चलता, बस में नहीं चढ़ता, क्योंकि बस का एक स्टॉपेज का किराया 1.5 रुपया हुआ करता था, 1 रुपये 50 पैसे, जो भी नहीं होते थे मेरे पास। शाम को एक दिन आया, मेरी पत्नी ने 1 रुपये का सिक्का मेरे हाथ पर रखा, कहा जाइए मूढ़ी ले आइए। और मैं मूढ़ी लाता हूं और पानी में भिगोकर वो मेरे को खाने के लिए देती है। मैसेज क्या था कि मेरे घर में खाना नहीं बनेगा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सारे भूखे सोए थे। ये थी सबसे बड़ा सच तो इस दुनिया में भूख का होता है। भूख
मैं कहना चाहता हूं, मैं इतना, उसको कहते हैं अंग्रेजी में कि फेडअप या फ्रस्ट्रेट, या फिर कह लीजिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना खत्म हो चुका था कि उस दिन मेरी अंतरात्मा ने मेरे को धिक्कारा था कि एनबिलोचन तो कितना बेशर्म है कि फिर भी जिए जा रहा है। 41-42 साल की उम्र में आ जाने के बावजूद जो अपनी पत्नी को एक रोटी तक नहीं खिला सकता, अपने बच्चों को एक निवाला तक नहीं दे सकता, उसका जिंदा रहने का औचित्य ही क्या है? मर क्यों नहीं जाता? और तब मैंने निगेटिव सोचना शुरू किया था कि आई शुड कमिट टू सुसाइड, मेरे को मर जाना चाहिए। और मेरे अंदर भी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी। और ऐसे ही माहौल को लोगों ने समझा। मेरे 2 भांजों ने मेरे को मेरी मां तक पहुंचा दिया। 2003 में जब मैं कलकत्ते से वापस आ रहा था, 41 साल या 42 साल की उम्र उस समय हो रही होगी हमारी, तो मेरे पास पूंजी क्या थी 42 साल की? सिर्फ पहनी हुई पैंट और शर्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रेलवे की टिकट भी लोगों ने मेरे को कटाकर जेब में रख दी। और मैं वापस आया था 2003 में अपनी उस 75 साल की बूढ़ी पेंशनर मां के पास। और मैंने अपनी मां की गोद में बच्चों की तरह रोने लगा था कि मां, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा नालायक बेटा हूं, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे साहब, 20 साल का बेटा अपनी मां को खुद अपनी कमाई से खिलाता है, और मैं 40-42 साल का बेटा अपनी मां की पेंशन से खाने की गुहार कर रहा था। सोचो, इससे बड़ी कष्टदायक और क्या बात हो सकती थी? मेरी मां ने मेरे माथे पर हाथ रखे थे, कहा था बेटा तू आ गया, यही बहुत है, तू चिंता मत कर, सरकार मेरे को पेंशन देती है, मैं तुझे खिलाऊंगी। और दूसरे ही दिन मैं रेलवे स्टेशन पर कहीं दूर जाने के लिए, दूर, और जानते हैं इन 14 वर्षों में कलकत्ते में मेरी वो लेवल देखकर कोई इनविटेशन नहीं देते थे, शादियों का आमंत्रण हमारे पास नहीं आता। 100 रुपए गिफ्ट देने की औकात नहीं होती थी हमारी। आज मैं अपने लोगों को डाइवर्ट, कंफ्यूज्ड और गुमराह लोगों को देखता हूं, अपने प्यारे भाइयों बहनों को, कि जब अपने कैरियर को ताक पर रखकर शादी का लुत्फ उठाते हैं। मैं कहता हूं जरा तुम्हारा लेवल नीचे आ जाएगा ना, तो वो शादियों का आमंत्रण भी नहीं मिलेगा। कहां, क्यों बेकार का समय बर्बाद कर रहे हैं उधर? अरे अपना कैरियर बनाओ, यही वजूद है तुम्हारा, इसी की वजह से पूछे जाएंगे आप। उसी दिन स्टेशन पर, हाँ एक चीज और सुनिए, जब मैं मां के पास आया था तो मेरी मां तो रोटी खिलाई ही थी, मेरे कपड़े जब मेरी पत्नी धोती तब तक मैं गमछे पहन के रहता, क्योंकि मेरे पास दूसरी पैंट और दूसरा शर्ट नहीं था। समझिए, इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति शायद ऐसे नहीं होंगे जिनके घर में दूसरा कपड़ा ना हो। मेरे पास नहीं था, जो पहना हुआ था सिर्फ वही था। मैंने अभी अभी बोला कि 42 साल की जिंदगी में जब मैं कलकत्ते से वापस आ रहा था तो मेरे जीवन की कुल पूंजी वही थी, पहनी हुई पैंट और शर्ट। आते ही जब मैं दूसरे दिन रेलवे स्टेशन पर था तो एक बंदे ने मेरे को आरसीएम बताया पहली बार, जो मेरे से 15 साल छोटा था। हालात मेरे यही थे जो मैंने बताया, भिखमंगे से ज्यादा अच्छा नहीं था। बस फटी हुई चप्पल, गंदा सा पैंट, गंदा सा शर्ट, उलझे हुए बाल, ऐसी बुरा सा व्यक्तित्व, वही थे जिसको आप शायद 100 रुपए की टिकट देकर सुनने आए, वही है। मेरा कहना है, मेरा मानना है कि जब उसने एनबिलोचन को पहला शब्द आरसीएम का जिस बंदे ने बताया, सौभाग्य है या फिर इस सिस्टम की कृपा है कि आज वो भी 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीने की इनकम ले रहा है। जबकि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उनकी क्वालिफिकेशन यही है कि वो गुजरात में मार्बल माथे पर ढोते थे, कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। क्लास 4-5 तक पढ़ा होगा, इससे ज्यादा